स्टूडेंट्स, आज हम साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स की डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साइटोप्लाज्म। बच्चों, किसी भी सेल को आयोडीन सोल्यूशन या फिर सेफ्रेनिन सोल्यूशन से स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर आप देखेंगे सेल का एक बहुत बड़ा रीजन लाइटली स्टेन हुआ है, जबकि कुछ पार्ट आपको डार्क नजर आएंगे और वो लाइटली स्टेन रीजन एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसी रीजन को सेल का साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन जेल की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स और स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। मीन्स ये सेल ऑर्गेनेल्स सिंगल या डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और हर ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेल ऑर्गेनेल पर सिंगल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है और किस सेल ऑर्गेनेल पर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है और इनका स्पेशल फंक्शन क्या है। बच्चों, शुरुआत में आपने पढ़ा था कि सेल्स दो टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक डेफिनिट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यही प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का मेन डिफरेंस है। In prokaryotic cells, membrane bounded nucleus is absent, which is called nucleoid. Now we will discuss different type of cell organelles. पहला सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप से जुड़ा होता है। इसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। इसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। ये दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ लिपिड और फैट मैन्युफैक्चर। तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होने वाले प्रोटीन और लिपिड में से कुछ पार्ट सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में यूज होता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जिसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये सेल की ज़रूरत के अनुसार सेल के डिफरेंट पार्ट तक इन प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कई और फंक्शंस हैं एक्सेप्ट लिपिड बायोसिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम रेगुलेशन। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में फैला होता है, इसलिए इसका एक और फंक्शन है, ये सेल के अंदर होने वाले बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। In short, endoplasmic reticulum have different functions. First, protein synthesis. Second, lipid or fat biosynthesis. Third, membrane biogenesis. And fourth, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी ऑपरेटस, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। दिस ऑर्गेनेल इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी एंड इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। बच्चों, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। बच्चों, अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस के पास ही एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, गोल्जी ऑपरेटस। इसमें कई फ्लैटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक स्टॉक के फॉर्म में अरेंज होते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को वेसिकल कहते हैं और पूरे स्टॉक को कहते हैं सिस्टर्नी। गोल्जी ऑपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। तो गोल्जी ऑपरेटस का मेन काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कुछ भी सिंथेसाइज होता है उन मटेरियल्स को सेल के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, मतलब उनके टारगेट साइट पर पहुंचाना। इस तरह गोल्जी ऑपरेटस का मेन फंक्शन है मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स इन वेसिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। नाउ लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल के अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल वेसिकल्स पाए जाते हैं। बच्चों, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है या फिर कोई पुराना सेल ऑर्गेनेल अगर सेल साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है, जो कि सेल के लिए
टोटली वेस्ट है, तो लाइसोसोम उन्हें सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। इसलिए लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग भी नाम दिया गया है। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल्स ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया फूड पार्टिकल्स को तोड़कर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो डबल लेयर्ड होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन पोरस होती है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और दिस वन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड लाइक कंटेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ही सारे केमिकल रिएक्शंस कंडक्ट होते हैं। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है, जो कि लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है। बच्चों यहाँ एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, What is the energy currency of cell? Answer is ATP. स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। नेक्स्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड एंड ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर इनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है तो इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि लगभग हर प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड बनने का प्रोसेस इन्हीं में होता है। प्लांट सेल में होने वाला एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट्स फूड बनाते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में ही कंडक्ट होता है। प्लांट्स अपने फूड मटेरियल स्टार्च, फैट और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ल्यूकोप्लास्ट में ही स्टोर करते हैं। प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स एक स्टॉक फॉर्म करते हैं। उस स्टॉक को कहते हैं ग्रेना। ग्रेना का स्ट्रक्चर देखें तो जो छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलेक्वाइड। ग्रेना में ही क्लोरोफिल पिगमेंट स्टोर रहता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। स्टूडेंट्स सेल के अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे वैक्यूल कहते हैं। प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. प्लांट सेल में पूरे सेल इंटीरियर के बराबर एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बच्चों वैक्यूल में बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड, सुगर्स, प्रोटीन्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस स्टोर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप सब जानते हो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें अमीबा जो कुछ भी फूड कंज्यूम करता है वो फूड उस फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इसमें एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल भी स्टोर रहता है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन। बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन सिंगल सेल से ही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मीन्स सिंगल सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज़्यादा सेल्स बनाती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। अब बताती है आखिर सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्टूडेंट्स सेल डिवीजन जरूरी है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, पुरानी सेल्स, डेड सेल्स और इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। बच्चों न्यू सेल्स बनाने के दो तरीके हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस।
माइटोसिस में मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती हैं और माइटोसिस में मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मदर सेल में 6 क्रोमोसोम्स होते हैं तो डॉटर सेल्स में भी 6 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। मीन्स मदर सेल और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और मियोसिस में मदर सेल डिवाइड होकर 4 नए डॉटर सेल्स बनाती है। मियोसिस में न्यू सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं। मीन्स मान लीजिए अगर मदर सेल में 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं तो हर डॉटर सेल में 3 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है। अब हम माइटोसिस और मियोसिस को टेबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे। माइटोसिस इज इक्वेटोरियल सेल डिवीजन एंड मियोसिस इज रिडक्शनल सेल डिवीजन। मीन्स माइटोसिस में जो न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और मियोसिस में न्यू सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मतलब माइटोसिस में मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अगर मान लीजिए अगर मदर सेल में 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल्स में 6 क्रोमोसोम्स होंगी। जबकि मियोसिस में अगर मदर सेल में 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में 3 क्रोमोसोम्स होंगे। माइटोसिस में 2 न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं जबकि मियोसिस में 4 न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। डॉटर सेल और मदर सेल दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम होता है। मियोसिस में डॉटर सेल और मदर सेल दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन टोटली डिफरेंट होता है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है। अब सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? कोई भी सेल जो रिप्रोड्यूस नहीं करती वो सोमैटिक सेल होती है। और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, लाइक एग सेल या फिर स्पर्म सेल। ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और रिपेयर के लिए कोई भी सेल माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलो करता है।